हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एडवांस लर्निंग क्लासेस के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो किस पे हमारा आज का टॉपिक है, थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ गया होगा। तो आज जो है हम बजट का जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब बजट के बारे में जो है थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, बजट है क्या, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, बजट क्या है। तो सारी चीजें जो है मैं आपका डिटेल एनालिसिस करूंगा। और वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, शायद आपको दो पार्ट में मिले, क्योंकि जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करा तो उन्होंने 2 घंटे लगा दिए सिर्फ उसको बताने में। तो मुझे आपको चीजें समझानी है और इस तरीके से समझाऊंगा कि इसके बाद में आपको बजट रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले से बेसिक से एनालिसिस करते हैं कि होता क्या है। तो देखो, सरकार जब कुछ अपना अमाउंट बताएगी कि हम आने वाले साल के अंदर क्या क्या स्कीम लेके आएंगे, किस किस चीजों पे जो है पैसा खर्च करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर पे, आने वाला जो साल रहेगा, अब जो साल रहेगा उसमें क्या क्या खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा नहीं होगा, वो सारी चीजें बताई जाती है बजट के अंदर। तो इसका मतलब पिछली बार भी, पिछले साल भी कोई बजट आया होगा, लास्ट ईयर भी कोई बजट आया होगा। अब जो लास्ट ईयर जो बजट आया है उसके अंदर भी चीजें बताई गई थी कि हम इस वाले साल को ये करेंगे। तो पिछले वाले बजट को हमने कितना अचीव कर लिया है, उसके कौन कौन से टारगेट अचीव कर लिए हैं, वो आपका आता है किसके अंदर, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अंदर वो चीज आती है कि जो लास्ट बजट रहा उसका क्या क्या डाटा हमने अचीव करा, तो वो तो आता है आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। और अब आने वाले साल में हमारे क्या क्या प्लान है, कितना कितना पैसा हम किस किस चीजों पे खर्च करेंगे, वो सारी चीजें जो है हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, बजट के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक सा कॉमन सा डिफरेंस है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और बजट के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कि पहला बजट कब आया, क्या फैक्ट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो क्या इसकी हिस्ट्री रही, बजट कब आया। तो देखो, भारत के अंदर अगर अपन बात करें, इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो पहला बजट था, अगर अपन फर्स्ट बजट की बात करें, तो पहला बजट जो है एक स्कॉटिश इकोनॉमिक थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन, उन्होंने पहली बार दिया था। कब दिया था, तो 7 अप्रैल 1860, 1860 के अंदर जो है जेम्स विल्सन जिनका नाम था, इन्होंने पहली बार जो है बजट पेश करा था भारत के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में अगर अपन बात करें आजाद भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो आजाद भारत के अंदर पहली बार बजट पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को। किसने करा था, तो आर.के. षणमुख चेट्टी ने, इन्होंने जो है आजाद भारत के अंदर पहली बार जो है बजट पेश करा था। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2017 से पहले तक रेलवे का बजट और जो हमारा जो यूनियन बजट है वो अलग अलग हुआ करता था, पर 2017 से हमने जो है रेलवे को जो है, रेलवे बजट को जो है वो इसी के अंदर मर्ज कर दिया है। पहले रेलवे का बजट अलग से आता था, पर अब रेलवे जो है 2017 से जो है इसके अंदर मर्ज हो गया है। अगर हम बात करें कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, तो अभी तक का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्पीच कह लीजिए आप, ये लॉन्गेस्ट बजट कह लीजिए, जो बजट की स्पीच रही है वो 2020 वाला बजट किन्होंने पेश करा था, तो उसको निर्मला सीतारमण ने इन्होंने पेश करा था, जो आज के टाइम पे भी फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमण मैम जो है, इन्होंने इस चीज को जो है पेश करा था। कितना टाइम, कितना इन्होंने लिया बजट बताने के अंदर, तो इन्होंने लिया 2 घंटे और 42 मिनट बजट की स्पीच रही इनकी। ठीक है, तो अगर जब हमने लॉन्गेस्ट की बात करी है, तो एक और रिकॉर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मनमोहन सिंह के ऊपर। सबसे ज्यादा बजट के अंदर अगर वर्ड किसी ने यूज करे हैं तो वो कौन है, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह ने कब का बजट दिया था, तो ये दिया था 1991 का। इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा वर्ड्स जो है वो यूज करे गए। कितने वर्ड्स यूज करे गए, तो 18,650, 18,650 जो है वो इसके अंदर जो है बजट के अंदर यूज करे गए वर्ड्स। ठीक है, तो ये बजट वाला ध्यान रखिएगा और ये चीजें ध्यान रखिएगा। एक दो और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सबसे पहली बात ध्यान रखना, बजट के बारे में बातें क्या करी गई है, क्या नहीं करी गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बात बताता हूं। तो भारत सरकार का एक फंड है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि अगर
सरकार को इसमें से पैसा चाहिए तो उसको जो है पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये किस आर्टिकल के अंदर लिखा है? तो ये पार्लियामेंट से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अगर इससे फंड से लिखा है तो ये लिखा है आपका भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 266 के अंदर। ठीक है, और क्या लिखा है? तो एक और टर्म है जो आपके बजट से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 112 के अंदर लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं कि कभी भी हमारे संविधान के अंदर हमने बजट वर्ड यूज करा ही नहीं है। ये बजट तो हम जो है हमारे हिसाब से बोलते हैं, उसको जो जनरल भाषा जो है उसके अंदर बजट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज करी गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 112 के अंदर इसको जो है ये जो है चीजें इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज करी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, बनाता कौन है? कौन बजट बनाता है? तो हमारा जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तो नोडल एजेंसी है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये तो नोडल डिपार्टमेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसकी एक यूनिट है बजट डिवीजन, वो पूरा प्रिपेयर करती है। बजट डिवीजन जो है वो इसको पूरा जो है प्रिपेयर करती है। पूरा प्रिपेयर करने के बाद में जो है चीज बताई जाती है। अब बजट हमने अपने घर के अंदर भी हमने देखा होगा कि अपन फैमिली बजट बनाते हैं, बजट ये करते हैं। होता क्या है बजट के अंदर? वैसे जनरली मैं आपको बताऊं तो सरकार की कितनी इनकम है और सरकार का कितना एक्सपेंडिचर है, कौन कौन सी चीजों में आगे पैसा खर्च करेंगे, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर बताई दी। सरकार ये भी बताती है कि हम पैसा कहां से ला रहे हैं, सरकार ये भी बताती है कि हम पैसा कहां पे खर्च करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें जो है बजट में। इसको अगर हम बात करें 1 रुपए से, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से सरकार का इनकम जनरेट होता है और किस तरीके से सरकार का जो है एक्सपेंडिचर होता है। तो ये देखिए, ये 1 रुपए को लेके हम जो चीज समझते हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया के पास में पैसा आता कहां से। तो अगर आप सबसे बड़ा शेयर देखेंगे तो हम जो उधार लेते हैं और अदर लायबिलिटीज है उसका जो है 1 रुपए का अगर अपन बात करें तो 34% जो है वो इस चीज से आता है ना। अलग अलग इसके अंदर बता रहा कि जैसे इनकम टैक्स से हमारे पास जो है 15% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है उससे 15% आता है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है उससे 2% जो आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है इससे 6 पैसा, जीएसटी से 17 पैसा, ये भी एक बहुत बड़ा शेयर है हमारे पास में, है ना। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा और कस्टम से जो है 4 पैसा। ये सारा अमाउंट जो आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, यहां से भारत सरकार के पास में पैसा आता है ना। ये पूरा शेयर है, आता है। तो अब मोस्टली शेयर जो है वो जाता कहां पे? तो अगर उसको हम देखें तो आप इसके अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ा जो शेयर है भारत सरकार वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो है पे करने के अंदर देती है। जो ब्याज का जो भुगतान है, जो हमने जैसे बहुत मिनिमल रेट्स के ऊपर जो है हमने लोन लिए थे, जैसे एडीबी से कुछ लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, तो उसको चुकाने में, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के अंदर जो है बहुत बड़ा शेयर जो है वो हम उसके अंदर खर्च करते हैं, है ना। उसके बाद जैसे स्टेट्स को भी हमको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो स्टेट का जो शेयर है ड्यूटीज है वो 18% उसके अंदर जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कोर स्कीम है सरकार की, उसके अंदर जो है सरकार 17% जो है अमाउंट खर्च करती है। उसके बाद में अदर ट्रांसफर फाइनेंशियल कमीशन के जो है 9 पैसा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसके अंदर 9 पैसा है, अदर एक्सपेंडिचर जो चीजें उसके अंदर 8 पैसा है। डिफेंस बहुत बड़ा एक आजकल शेयर बन गया है डिफेंस का, डिफेंस के अंदर भी हम बहुत ज्यादा जो हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा शेयर जो है हम डिफेंस के अंदर देते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जैसे अगर आप देखें पहले गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर सब्सिडी मिलती है, सोलर पैनल लगाने पे सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी जो फार्मर्स को जो है, अगर आप यूरिया छोड़ेंगे तो उसके ऊपर यूरिया के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ती है। तो वो सारी सब्सिडी जो है उसका 7% शेयर जो उसके अंदर जाता है। और एक पेंशन, ठीक है, पेंशन जो आप 60 साल के बाद रिटायर होंगे, जो स्कीम चल रही है ना, जैसे अटल पेंशन योजना है, एनपीएस है, इसके अंदर जो सरकार अपना शेयर देती है उसका 4%। तो ये पूरा लेखा जोखा है जिसके अंदर हमने, सरकार ने आपको ये बताया कि कितना पैसा हम आ रहे हैं, कितने परसेंटेज पैसा आता है और कितना परसेंटेज पैसा जाता है। अब अपन चलते हैं थोड़ा अपने बजट के ऊपर कि बजट हमें क्या क्या बताता है। तो देखो, बजट के अंदर इस बार जो बात करी गई है ना, वो इन 7 टॉपिक पे जो है वो मुख्य तरीके से करी गई है। और इन 7 टॉपिक को जो है एक वर्ड यूज करा गया है, सप्तऋषि। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सा वर्ड यूज करा है इन 7 टॉपिक के लिए? सप्तऋषि। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। अमृत काल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। भारत की आजादी को हो गए 75 साल, 2047 के अंदर जो है हमारे भारत की आजादी हो जाएंगे 100 साल पूरे।
तो इन बीच का जो 25 साल का डिफरेंस है ना, ये जो 25 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको बोला है अमृतकाल। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना। तो ये इस बजट के अंदर जो है 7 इन टॉपिक पे जो है सरकार का फोकस रहा है, और इसके बाद में जो है सप्तऋषि। अच्छा, एंड में हम क्या करेंगे, जब से हमारा ये वीडियो खत्म होगा बजट का कंप्लीट, तो मैंने एंड में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक समरी बना दी आपके लिए, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा बजट जो है वो एक बार वापस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अमृतकाल के अंदर क्या रहेगा कि रिचेस्ट द लास्ट माइल, कि जो अंत्योदय है, जो लास्ट में खड़े हैं लाइन तक, उन तक जो है हमें पहुंचना है। किसी भी चीज के अंदर अगर आप लेंगे तो एक लास्ट वाली बाउंड्री होती है, जहां तक चीजें स्कीम जो है सरकार की पहुंच नहीं पाती, तो वहां तक पहुंचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे जो हमें फोकस करना है ना, जो पोटेंशियल है उसको जो है एक्सेस करना है। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मतलब ग्रीन एनर्जी, जैसे जिनके अंदर जो है कार्बन इमिशन ना हो, जैसे विंड मिल हो गई, ये ग्रीन एनर्जी के अंदर आती है। बायोफ्यूल जो है वो ग्रीन एनर्जी के अंदर आती है। तो ग्रीन एनर्जी पे इस बार जो है ग्रीन ग्रोथ पे जो है फोकस रहेगा। यूथ सबसे बड़ा भारत के पास में, तो उस यूथ को जो है हम किस तरीके से उनका जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज कर सके, जिससे जो है इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो है बन सके, उसके बारे में बात है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में बात है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, कि सबका विकास हो। ठीक है, सबका विकास हो, उसके लिए जो है सारी चीजें बताई गई है। 7 इसके अंदर चीजें बताई है, जिसको अपन बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक के बारे में अपन बात करते हैं, थोड़ा सा बजट के बारे में लेते हैं कि क्या बजट के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। काफी हाईलाइटेड चल रहा है, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं कि किसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, किसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी। पर फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे बजट के अंदर बताई है कि नियर अबाउट आने वाले साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, 7% रहेगी। पूरी दुनिया जो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही है, और यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है, उसमें हमारा इस तरह का रिकॉर्ड बताना कि 7% एक बहुत अच्छी बात है ना, कि इंडिया की जो जीडीपी है वो जो है कंटिन्यू जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बताई गई है कि नियर अबाउट 7% रहेगी। 6.8 से 7 के बीच में जो है ये रह सकती है। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक सी बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या बताई है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। आप सभी को पता है यूके को हमने जो है पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है कंटिन्यू जो है ग्रोथ हो रही है। क्या और चीजें इसके अंदर बताई है, तो इन्होंने कहा है कि 1.97 एक सेकेंड 1.97 लाख जो है पर कैपिटा इनकम हो गई है। पर कैपिटा इनकम जो है कितनी हो गई है आपकी 1.97 लाख, और ये एक बहुत अच्छा फिगर है। इसके अलावा इस बजट के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है कि अगर हम बात करें लास्ट 9 ईयर की, अगर हम बात करें लास्ट 9 ईयर की, तो 9 ईयर के अंदर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की 10th नंबर पे थी। और इस 9 सालों के अंदर अंदर इंडिया ने इतना बड़ा डेवलपमेंट करा है कि हम जो है 10th पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आ गए हैं, 5th पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा जो है फैक्टर है। और उसके अलावा इंडिया बहुत सारी चीजें भी और भी हो रही है इंडिया के अंदर। जैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इस बार इंडिया के लिए क्या है, G20 जो है, इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन जो है, इनका एक ग्रुप है ना। वो क्या करती है, वो बताती है कि किस तरीके से इनकी मीटिंग्स होती है, कि किस तरीके से हम वर्ल्ड को एक अच्छे लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार इंडिया जो है वो G20 को हेड कर रहा है। इंडिया इस बार बहुत सारी चीजों को हेड कर रहा है। जैसे इंडिया इस बार जो है SCO की मीटिंग भी इंडिया के अंदर होगी, G20 की इस बार मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है। वासेनार एग्रीमेंट है, उसका हेड भी जो है इंडिया ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इंडिया धीरे धीरे जो है टॉप लीडर के रूप में जो है पूरी दुनिया के अंदर उसको देखा जा रहा है। और G20 की प्रेसिडेंटशिप है, तो इसके अंदर यही बात करी गई है कि हम क्योंकि G20 मीटिंग होगी, देखो G20 की एक मीटिंग नहीं होगी, G20 के अंदर बहुत सारी मीटिंग होगी। जैसे भी आपने देखा कि शेरपाओं की मीटिंग हुई थी उदयपुर के अंदर। G20 की तरह ही बिजनेस 20 भी बनाया गया है, जिसके अंदर जितने भी बिजनेस जो है उनकी इन 20 कंट्रीज के जो बिजनेसमैन है उनकी मीटिंग होगी। ऐसे बहुत सारे जो है बनते जा रहे हैं, जैसे B20 बना है, W20 बना है, बहुत सारे ग्रुप्स अंदर बनते जा रहे हैं। S20 बना है, साइंस से रिलेटेड साइंस 20 बना है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं, है ना। इन सबकी मीटिंग्स होती हैं। तो इसमें जो है इंडिया हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करके हमारी इंडिया की इकोनॉमी को और ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो है बातें करी गई। G20 को हम जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, अपॉर्चुनिटी की तरह जो है लिया जाएगा G20 की इस वाली मीटिंग को। और ये जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, हम हेड कर रहे हैं।
टॉप 20 कंट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर आएगी। इंडिया के अंदर इनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, बहुत सारे रिबेट दिए जाएंगे ताकि इंडिया के अंदर वो जो है इन्वेस्ट कर सके। तो ये एज अ जो है अपॉर्चुनिटी जो है ली जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में G20 के बारे में इन्होंने ये बात करी है। दूसरी बात करते हैं फूड ग्रेन के बारे में। देखिए हुआ क्या, अचानक से जो है कोविड लगा, और कोविड जब लगा तो बहुत सारे लोग बाग जो है उनको पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, और एकदम से जो है शटडाउन हुआ तो बहुत सारे जने जो है अपने अपने घर पे चले गए, तो उनके सामने संकट आया, नौकरी पानी बंद हो गई तो एक बड़ा संकट आया कि खाना क्या खाएंगे। तो सरकार ने जो है उन लोगों को जो है फ्री में 5 किलो राशन दिया, है ना, फ्री में 5 किलो जो है राशन दिया, और इसका जो है लाभ 80 करोड़ लोगों ने लिया है। 80 करोड़ लोगों को जो है इस तरह का लाभ जो है वो दिया गया है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों ने लाभ दिया, पर कोई प्रॉपर स्कीम नहीं चलाई थी। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने अभी रिसेंट में क्या करा है, इसी के अंदर जो है प्रॉपर फॉर्मेट में इसका नामकरण करके इसकी जो है स्कीम बना दी है, और अभी 1 जनवरी से जो है इसको जो है लॉन्च भी करा है वापस। और इसके अंदर जो आने वाले साल के अंदर जो है इसी तरीके का जो लोग बाग है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जिनको फूड ग्रेन जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए जो है सरकार ने स्कीम चलाई है। 28 महीने से लगातार ये स्कीम चली रही है, इसको जो है और एक्सटेंड कर दिया है 1 साल के लिए, है ना, 1 जनवरी से प्रॉपर। और इसके अंदर सरकार को जो टोटल खर्चा है वो कितना आएगा, तो 2 लाख करोड़ रुपए का, 2 लाख करोड़ रुपए का जो है इस पूरी स्कीम के अंदर जो है सरकार को खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, फूड ग्रेन के बारे में सरकार ने ये भी बात करी है। उसके बाद में बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ, जो मैं भी आपको समझा रहा था कि ग्रीन ग्रोथ के अंदर क्या है कि किस तरीके की चीजों पे हमें जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे सोलर पावर से, इन सबको जो है हम जो है इनको बढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार ने करी है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने करंट अफेयर्स में पहले भी पढ़ाई थी कि ये एक योजना है पीएम प्रणाम योजना। इस पीएम प्रणाम योजना के अंदर क्या है, तो देखो सरकार का एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो सब्सिडी के अंदर चला जाता है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है कि वो जो है यूरिया जो है ये लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनको उस पे जो है सब्सिडी मिलती है। सरकार एक योजना लेके आई है पीएम प्रणाम योजना। इसके अंदर क्या है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज कर रही है कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, उसके बदले में आप क्या करो, तो आप जो है फार्मर्स को एनकरेज करो कि वो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो स्टार्ट करें, कि मतलब खाद जो है वो ऐसे बनी हो जैसे घर पे बनाई हो, कुछ और प्रोसेस से बनाई हो जिसके अंदर फर्टिलाइजर का यूज ना हो। इस तरीके से क्रॉप को जो है ग्रो करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर का यूज कम होगा, तो सरकार को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक योजना लेके आए हैं जिसका नाम है पीएम प्रणाम योजना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। एक जैसे गोवर्धन स्कीम जो हम बात कर रहे हैं, गोवर्धन स्कीम के अंदर क्या है, ऐसे 500 जो है वेस्ट टू वेल्थ वाले प्लांट लगाए जाएंगे, है ना, जिसके अंदर क्या करा जाएगा, गोबर से जो है चीजें बनती है, जैसे गैस बनती है, तो वो सारी चीजें जो है गोबर को जो है धन की तरह जो है उसमें यूज करा जाएगा। उसके बाद में मिष्टी क्या है, तो मिष्टी जो है एक जो स्कीम चली है जिसके अंदर क्या है कि मैंग्रोव वाला जो प्लांटेशन है उसको लेकर जो है ये स्कीम चली है ना, कि मैंग्रोव वन जो है, जो वेस्टलैंड वाला एरिया जो है हमारा, जो वेटलैंड वाला एरिया है जहां पे दलदली क्षेत्र, जहां पे मैंग्रोव वन उगते हैं, जैसे सुंदरवन के अंदर उगते हैं काफी सारे मैंग्रोव, तो वहां पे जो है मैंग्रोव प्लांट जो है वो बढ़ाए जाएंगे। क्या है, क्यों बढ़ाए जाएंगे, तो ये जो है ये करते हैं क्या है, तो ये आपके जो है ऑक्सीजन जो बनाने का काम है वो इनका ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं, तो उसके लिए जो है चलाए जाएंगे। उसके अलावा सरकार ने क्या करा है, तो सरकार ने जो है 2023 का जो साल है उसको जो है मिलेट ईयर घोषित करा है। ये ध्यान रखना, सरकार जो है बहुत ज्यादा फोकस है इस बार बाजरे के ऊपर। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो बाजरे पे जो है वो बहुत ज्यादा फोकस है। बाजरे में क्यों इतना ज्यादा फोकस हो रही है सरकार, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि देखिए बाजरा जो है एक तो इजीली उग जाता है ना, दूसरा क्या है कि इसके अंदर इरिगेशन प्रोसेस वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, दूसरा क्या है कि इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज भी नहीं है, कम होता है, और तीसरा क्या है कि इसके जो है रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा। और आज अगर अपन बात करें तो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उससे पहले खाने के अंदर बाजरा यूज होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में गेहूं और ये सारी चीज आई है, तो ये बाजरे पे जो है वापस मूव ऑन कर रहे हैं। 2018 से उड़ीसा सरकार ने तो एक मिशन चला रखा है, मिलेट मिशन। भारत सरकार भी अब इस पे फोकस हुई है कि हमें जो है वापस बाजरे की तरफ जो है मूव ऑन करना चाहिए। एक और बात करी गई इस पूरे बजट के अंदर, एग्रीटेक स्टार्टअप के अंदर, कि सरकार जो है वो क्या करेगी, तो सरकार जो है अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स जो है उसके अंदर जो है
वो पैसा इन्वेस्ट करेगी। देखो हुआ क्या है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पिछले कई सालों से एक भी एग्रीकल्चरल स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न नहीं बना है। अब ये यूनिकॉर्न क्या टर्म है, तो जब आपकी कंपनी की वैल्यू जो है, वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन हो जाती है, $1 बिलियन हो जाती है, तो उस कंपनी को बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो अभी तक क्या हुआ है कि एक भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स के अंदर जो है यूनिकॉर्न नहीं है। तो अभी सरकार का क्या प्रोग्राम है, सरकार का यही प्रोग्राम है कि वो क्या करेगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, उनके लिए जो है जल्दी लोन वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी भी जो है एक यूनिकॉर्न बन सके। ठीक है, तो ये थोड़ी ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात करी है, और सरकार ने इसके अंदर जो है अपना टारगेट भी बताया। मैं थोड़ा सा आपको और चीजें बताता हूं। सरकार ने कहा है कि हम जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल होने का सरकार ने टारगेट कितना दिया है, तो 2070। अब ये कार्बन न्यूट्रल वाली क्या भला है कि क्या हम फैक्ट्री लगाना बंद कर देंगे, हम कुछ प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो कार्बन न्यूट्रल होता क्या है, कार्बन न्यूट्रल होता है कि आपने वातावरण या एनवायरमेंट के अंदर कितनी कार्बन भेजी है। सपोज करिए आपने अगर 10 किलोग्राम भेजी है, तो आप ऐसे प्रोसेस करेंगे कि जिससे आप जो है 10 किलो कार्बन जो है वातावरण से एब्जॉर्ब कर सकें या उनको जो है बराबर कर सकें। तो अगर आप इनका नेट देखेंगे, कि दोनों का नेट देखेंगे, तो नेट क्या होगा, 0। उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो 10 प्लस था, 10 ही हमने ऐसा कुछ प्रोसेस करा कि हम 10 वापस एब्जॉर्ब कर सके, तो वो होता है न्यूट्रल। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से भारत जो है कार्बन न्यूट्रल कब तक बन जाएगा, तो ध्यान रखना 2070 का टारगेट है। ये आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है। 2070 का टारगेट दिया है कि कार्बन न्यूट्रल जो है इंडिया बन जाएगा 2070 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पहली और मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूं। जम्मू कश्मीर की एक पंचायत है, पल्ली पंचायत। पल्ली पंचायत जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है, तो वो है पल्ली पंचायत। ठीक है, तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में सरकार का जो है एक विजन था। उसके बाद बात करते हैं हम एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट्स, है ना। तो क्रेडिट जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो है सरकार बढ़ा रही है, और सरकार बढ़ा नहीं रही है, सरकार ने इस बार जो है इनके लिए एक बजट एलोकेशन करा है। टोटल जो है 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट करा है। और उसमें भी इन्होंने फोकस जो है वो किस पे रखा है, तो वो इनका जो भारत सरकार का जो इस बार फोकस है ना, इंडिया गवर्नमेंट का जो फोकस है, वो फोकस इस बार एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पे बहुत ज्यादा सरकार का फोकस है। फिशरी के ऊपर ज्यादा फोकस है। फिशरी के बारे में तो भी हम थोड़ा आगे बात भी करेंगे। फिशरी के ऊपर फोकस है, डेयरी फार्मिंग के ऊपर फोकस है। और इस बार जो है इनके लिए जो है सेपरेट एक अमाउंट भी अलोकेट करा है, वो है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है चल रही है। और नेचुरल फार्मिंग, सरकार जो है नेचुरल फार्मिंग को काफी बढ़ावा दे रही है। सरकार ने कहा है कि एक आने वाले 3 साल के अंदर, नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर, सरकार जो है 1 करोड़ फार्मर जो है इनको नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो है इंक्लूड करेंगे, है ना। 1 करोड़ फार्मर्स जो है इनको नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो है चीजें इंक्लूड करी जाएगी। और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, एग्रीकल्चर की क्रेडिट सोसाइटी जो है, इनको भी जो है कंप्यूटराइज करा जा रहा है। इनको क्या कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटराइज कर रहे हैं पूरा। पहले क्या है कि मैनुअल काम होता था, पहले जो है मैनुअल काम करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी इनको जो है कंप्यूटराइज करा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने एक अलग से फंड जो है वो भी जारी करा है। वो कितना है, तो 2516 करोड़ रुपीस का। देखिए, बजट सबके लिए आता है ना। बजट सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं आता, बजट एक आम इंसान के लिए भी आता है, बजट एक काम करने वाले इंसान के लिए भी आता है, बजट एक सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी, सबके लिए बजट आता है। तो इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। इसके अंदर से आप नोट डाउन कर लेना, जो जो आपकी काम की है वो इंपॉर्टेंट आप बिल्कुल नोट डाउन करिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में फिशरी को जो है सरकार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के काफी टाइम से, मोदी जी काफी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, उसका कारण भी है। हमारा अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, तो हमारी कोस्टल बाउंड्री है 6100 किलोमीटर की एवरेज, अपन ये लेके चलते हैं 6100 जो अपन मान के चलते हैं ना, कोस्टल बाउंड्री है। यहां पे हम जो है फिशरिंग सिर्फ
जो है नॉर्मल पर्पज से कर रहे हैं, है ना, मतलब उसको बढ़ाया नहीं हमने, उनके लिए कुछ योजनाएं नहीं लेके आ रहे थे, है ना। उससे प्रॉब्लम क्या है कि हम एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जिसको हम चाहें जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं पर प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जैसे फिश की बात करूं, फिश सिर्फ खाने के अंदर ही काम नहीं आती, फिश का फिश ऑयल भी बनता है, ठीक है, जो ज्यादा कॉस्टली भी होता है ना, बहुत ज्यादा, उसके अंदर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मोदी जी जो है अब थोड़ा जो मत्स्य जो लोग बाग है जो इन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उनके लिए बहुत सारी जो है स्कीम्स ले लेके आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे उनके लिए एक स्कीम चलती है पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, इसी के अंदर जो है इन्होंने इसकी एक सब स्कीम बनाई है। इन्होंने कहा कि इसी की सब स्कीम बनाई है और ये किसके लिए रहेगी, तो ये फिशरीज के लिए रहेगी, है ना। और इस सब स्कीम के अंदर जो है इन्होंने 6000 करोड़ का फंड दिया है ना। कि क्या होगा इसके अंदर, 6000 करोड़ का फंड है। इसके अंदर जो है जो हमारे जितने भी मछुआरे हैं उनके उद्धार के लिए जो है योजना चलाई जाएगी। अगर आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी जो है हमने एक लालटेन बनाई है जिसका नाम है रोशनी, जो समुद्र के पानी से चलती है, जो समुद्र का जो सॉल्ट वाटर है उससे चलती है, उसमें आपको कोई सेल वेल लगाने की जरूरत नहीं है। समुद्र का खारा पानी डालिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, उससे जो इसके अंदर लाइट जलती है। तो इस तरीके से जो है इन्वेंशंस हैं वो हो रहे हैं, है ना। तो सरकार जो है अभी क्या कर रही है, सरकार जो है ये जो कोस्टल एरिया है यहां पे नई नई स्कीम जो है वो लेके आती जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब क्या सिर्फ फिशरीज के लोगों के लिए कुछ स्कीम लगाई सरकार, तो सरकार ने कहा नहीं, हम सिर्फ उनके लिए नहीं लाए हैं, हम वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो टैलेंटेड है, आर्टिस्ट हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, हैंडीक्राफ्ट वाले जो बिजनेस रिलेटेड है, उनके लिए भी सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इनको अभी आपने देखा तो अभी अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट मंथ जो है उनको अवार्ड भी दिए गए थे, है ना, क्राफ्टमैन अवार्ड दिए गए थे, शिल्प पुरस्कार जिसको अपन बोलते हैं। तो उनके लिए भी सरकार जो है कुछ लेके आई है और स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इनके अंदर जो है ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट है उनको जो है प्रमोट करा जाएगा, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो है उनको प्रमोट करा जाएगा, जीआई टैग्स को प्रमोट करा जा रहा है, मल्टी मॉल बनाया जा रहा है, वो भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके लिए जो है ये चीजें लेके आई है। हेल्थ के अंदर क्या है, हेल्थ के अंदर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी जो है स्कीम लेके आई है सरकार ने, बजट जो है अपना खूब बढ़ाया है, हेल्थ के ऊपर जो है खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। और ऑन एन एवरेज जो सरकार ने बताया तो 157 जो है नर्सिंग कॉलेज खोलेंगी अभी सरकार, है ना। कि नर्सिंग जो है अगर एक अच्छी नर्स अगर आपको मिलेगी तो वो जो है आपको बहुत जल्दी जो है आपको सही कर सकते हैं, है ना। तो नर्सिंग सेक्टर में जो है हम बढ़ा रहे हैं और अभी जो है नए 157 जो है वो कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो है हमने सिकल सेल एनीमिया का जो होता है उसके अंदर भी एक मिशन चलाया है ना। उसका क्या नाम है, मिशन सिकल सेल एनीमिया। इसको जो है हटाना है और इसका क्या टारगेट लिया है एनीमिया का, तो इसको लिया है 2047, है ना, कि 2047 तक जो है हम इसको जो है हटा देंगे। तो हमने और भी बहुत सारे काम करे। हमने जो हेल्थ बजट है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होने वाला बजट है वो इस बार जो है काफी सारा बढ़ा दिया है ना। अगर आप जीडीपी की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारा जो है हमने हेल्थ बजट को भी इस बार जो है इंक्रीज करा है, ठीक है। उसके बाद एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है सरकार बना रही, सरकार ने इस बजट के अंदर एक घोषणा करी है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की। क्या है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो देखिए बहुत सारे बच्चों का अगर आप बात करें तो 2 साल, है ना, 2 साल जो 21-22 और ये 20-21 वाला और 21-22 वाला जो सेशन था कि 2 साल का जो है काफी सारा जो है एजुकेशन का लॉस हुआ है बहुत सारे बच्चों का, है ना। वो पढ़ नहीं पाए कोरोना की वजह से, एजुकेशन लॉस खूब हुआ कोरोना की वजह से, वो पढ़ नहीं पाए। फिर दूसरा क्या था कि जो संपन्न परिवार थे उनके पास तो फोन था, वो ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे थे, पर बहुत सारे परिवार के ऐसे बच्चे थे जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं था, उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो गई थी, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लाई है कि जिससे जो एजुकेशन का जो लॉस हुआ है उसको उन बच्चों का जो है रिकवर कर सके, है ना। सरकार क्या कर रही है, सरकार एक बिल्ड कर रही है कल्चर, एक कल्चर जो है वो बिल्ड करा जा रहा है का, तो रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने का, कि बच्चों के अंदर जो है रीडिंग हैबिट्स बढ़ाएं, है ना। इनके अंदर क्या कर रहा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर सरकार ने क्या करा, सरकार जो है आपको रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आपको जो है स्टोरीज और बहुत सारी बुक्स जो है वो मिलेगी।
आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मिलेगी, हिंदी के अंदर मिलेगी, ये सारी चीजें जो है सरकार कर रही है। तो उसके लिए नेशनल रीडर लाइब्रेरी बनाई है, जिससे जो है आपकी रीडिंग हैबिट जो है बच्चों की बढ़ाई जाए, और अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे आपका डाटा जो है, बुक्स आपके पास में अवेलेबल है, आप बैठ के पढ़ें और अपना जो नॉलेज का जो लॉस हुआ है उसको वापस जो है रीगेन करें। उसके लिए सरकार ने जो है लेके आई है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। और क्या लेके आई है सरकार? तो सरकार लेके आई है पीएमपीवीटीजी, जिसको बोलते हैं पीएम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो अपने समाज का एक ऐसा तबका है जो अभी भी जो है मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आ पाया है, ठीक है। जैसे एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जैसे आपने बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर है उसके तो ब्रिज के नीचे देखा होगा आपने, है ना, कि एक झोपड़ी बना के रहते हैं, ऐसे वल्नरेबल ग्रुप है। उसके उनका कब से ही सरकार जो है उद्धार करने के लिए कोई ना कोई योजना लेके आती रहती है, और अभी रिसेंट में उन्हीं के लिए लेके आई है पीएम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, है ना। इनका जो है, इनके लिए जो है क्या लेके आई है, एक डेवलपमेंट मिशन लेके आई है। इनको भी जो है क्या करा जाएगा, तो इनको जो है स्किल्स जो है वो सिखाई जाएगी, और सिखा के जो है समाज की एक मेन स्ट्रीम में लेके आया जाएगा। इनके लिए सरकार ने एक फंड भी जारी करा है, वो 15,000 करोड़ का है ना। कितने टाइम के लिए निकाला है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स जो है उसके लिए निकाला है। अगले आने वाले 3 सालों के अंदर क्या करेंगे, तो जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनका जो है उनको स्किल सिखाई जाएगी, है ना। उनको जो है फिर सिखा के फिर एक मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, ताकि वो भी एक सम्मानजनक जीवन जो है वो जी सके, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। और क्या करा है सरकार ने, ट्राइबल लोगों के लिए एक स्कूल चलती है, अगर आपको नाम ध्यान हो, एकलव्य मॉडल स्कूल। ये एकलव्य मॉडल स्कूल जो है ये ट्राइबल बच्चों के लिए है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्कूल होती है ना, कि यहीं पे आप रह के जो है पढ़ाई करेंगे। अभी सरकार ने कहा है कि इस बजट के अंदर 740 स्कूलों के बारे में बात करी है, कि 740 जो है एकलव्य मॉडल स्कूल होंगे भारत के अंदर। और इसके अंदर एक जो है टीचर, क्योंकि जितना अच्छा टीचर होगा उतने ही अच्छे जो है वहां के बच्चे बनेंगे, और सरकार भी इस बात को समझती है। और सरकार ने कहा है कि एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर हम जो है 38,800 जो है नए टीचरों का रिक्रूटमेंट करेंगे। जो नए टीचर हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा इस वाले के अंदर, जो बजट के अंदर घोषणा करी है कि नए टीचरों का जो है 38,800 नए टीचर जो है उनको रिक्रूट करा जाएगा एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए, जो आपको ट्राइबल एरिया में देखने को मिलेंगे, है ना। वहां पे रेजिडेंशियल स्कूल है, जैसे जवाहर नवोदय स्कूल होता है, उसी तरीके के ट्राइबल लोगों के लिए खोला गया है एकलव्य मॉडल स्कूल। उसके अंदर अभी हम 38,800 जो है नए टीचर जो है उनको चीजें उनकी जो है रिक्रूटमेंट करा जाएगा, ठीक है। और क्या है, तो और है रेलवे। रेलवे के लिए सरकार ने क्या करा है, रेलवे ने सरकार के लिए फंड जारी करा है, कितना, तो 2,40,000 करोड़ का फंड जारी करा है। मैंने कहा कि 2017 के बाद से जो है हमने रेलवे का बजट जो है इसी यूनियन बजट के अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। तो सरकार ने 2,40,000 करोड़ का बजट जारी करा है रेलवे के लिए। और अगर आप देखें तो जो 2013 का साल था, 2013 के साल से जो है ये 9 गुना है, ठीक है, कि हमने रेलवे का बजट बढ़ाया ही है। रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत कर रहा है। आपने देखा होगा फास्टेस्ट ट्रेन हम चला रहे हैं, जैसे ट्रेन 18 चला रहे हैं, है ना। ट्रेन 18 जिसको आप वंदे भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया में बन रही है, एक काफी अच्छी और काफी स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। तो वो सारी चीजें हो रही है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि सरकार इस बार जो बजट अच्छा देती जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है ध्यान रखना। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आपके यहां पे बिजनेस करना कितना आसान है, उसको बताते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। तो हमारे यहां पे क्या है कि पहले प्रॉब्लम बहुत सारी थी, है ना। अब जैसे आपको पता भी नहीं है कि किन चीजों के अंदर जो है आपने कुछ ऑफेंस कर दिया है, आपने कुछ क्राइम कर दिया और वो इंसान को पता भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे, तो सरकार ने ढूंढे और सरकार ने जो है 3,400, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3,400 ऐसे प्रोविजंस थे जिनके अंदर आपको जेल भी हो सकती थी, है ना। अगर आप कुछ इलीगल काम करते हैं, इनको जो है जो धंधे खोलने के लिए जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ताकि जो है आप इजीली इंडिया के अंदर जो है बिजनेस
जो है खोल सके। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है, जैसे एकल खिड़की जिसको बोलते हैं, सिंगल विंडो, कि आप अगर कोई बिजनेस आपको खोलना है तो आप जाएं सिंगल विंडो पे ही सारे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, कि आपको जमीन के रिलेटेड काम है तो वही मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है वही मिल जाएगा, पानी का कनेक्शन लेना है, वाटर कनेक्शन लेना है वो वही मिल जाएगा, और कुछ भी आपको चाहिए तो सरकार ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है कि सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट कर दिया। सरकार ने जोन्स बना रखे हैं कि अगर आप यहां पे खोलोगे तो आपको जीएसटी के अंदर रिबेट्स मिलेंगे। तो क्योंकि देखिए देश का डेवलपमेंट कब होगा, तो देश का डेवलपमेंट जब होगा जब देश का जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब देश के अंदर बिजनेस अच्छा होगा, है ना, लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके देश का जो है डेवलपमेंट होगा। और उसी के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ऐसी ऐसी जो है स्कीम्स लेके आती रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई सिंगल विंडो वाला सिस्टम है। इसी से एक और चीज सरकार ने इस बार करी है, सरकार ने कहा कि आपको कोई भी बिजनेस खोलना है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप एक पैन कार्ड के बेसिस पे भी पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब सारी चीजें जो है पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाएगी, तो अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो आप सिर्फ पैन कार्ड देंगे, पैन कार्ड के बेसिस पे सारा काम हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, वो है लैब ग्रो डायमंड। सरकार कह रही है कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार कह रही है कि डायमंड जो है उसको जो है हम आर्टिफिशियली बनाएंगे, आर्टिफिशियली जो है लैब के अंदर जो है ग्रो करा जाएगा। जो ये है आपका डायमंड, उसको आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाएंगे और लैब के अंदर जो है प्रोड्यूस करा जाएगा। और क्योंकि आपको पता ही है कि डिमांड जो है कितनी हाई है डायमंड की, और डायमंड के अंदर जो है हम किस तरीके से और अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, उसके लिए जो है लैब बनाई जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो करा जाएगा कि कितना अच्छा जो है हम ग्रो कर सकते हैं, कितना क्या है। क्योंकि देखिए डायमंड जो है ना, इसके मार्केट के अंदर अगर आप बात करो तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है ना, कि छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। चाहे तो आप डोमेस्टिक यूज के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो लोग बाग है, देखो अब है ना क्लास बन गई है। आप देखो कि जैसे पहले गोल्ड एक हाई क्लास हुआ करता था, तो अब धीरे धीरे लोग बाग जो हाई क्लास वाले, क्योंकि गोल्ड अब सभी यूज कर रहे हैं, तो एक हाई क्लास जो है वो गोल्ड से शिफ्ट होकर किस पे चली गई है, तो वो जैसे डायमंड पे चली गई है। तो अब डायमंड का जो पोटेंशियल काफी है, डोमेस्टिक में लें तो डोमेस्टिक, और चाहे तो आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट, दोनों के अंदर जो है काफी हाई जो है इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लैब के अंदर भी जो है डायमंड जो है वो ग्रो करा जा रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ही आप आज का वीडियो रखते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा चीज आपके दिमाग में एक साथ हमको लेके जानी भी नहीं है, धीरे धीरे करके समझेंगे। आधा वीडियो मैंने बना दिया है, आधा जो आपने जो अखबार वाले जो डाटा है जो आप देखते हैं कि इतना परसेंटेज का जो है आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या है, औरतों के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है, वो फिर अपन अब कल वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन वो सारे आपको जो है वैसे डाटा की बात करेंगे। बाकी पढ़ाई के लिए जो जो स्कीम्स थी, किस किस में क्या क्या करा है सरकार ने, वो मैंने आपको बता दी है। और जो बातें हैं वो अपन कल वाली क्लास के अंदर और कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी मिलेगा, इसका जल्दी ही मिल जाएगा वैसे शायद, है ना, तो जैसे मिलता है उसके अंदर आपको बहुत सारा डाटा और मैं आपको बता दूंगा बजट से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और जल्दी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।